स्टार्ट। रेडी। हेलो बच्चों, आज हम जैसा कि देखें कि नीट 2025 का पेपर रहा। तो अभी पहले हम लोगों का बायोलॉजी का पेपर आया, बायोलॉजी के बाद और जनरली बच्चे स्टार्ट करते हैं अगर पेपर देने से पहले तो बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। तो बायोलॉजी का पेपर लेंदी था। बायोलॉजी के पेपर में टाइम ज़्यादा लगा, जिस वजह से काफ़ी कुछ बच्चों को ऐसा लगा होगा कि केमिस्ट्री के पेपर में भी टाइम कम लगा। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ओवरऑल कह सकते हैं मॉडरेट थी। ऐसा नहीं कि इजी थी या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी। पर हाँ, ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टिकिंग थे, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। जैसे बेसिकली वो बेसिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, जो पार्ट था वो कैलकुलेटेड था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं था, है ना। पर जितने लोगों ने भी देखा होगा, जो जो भी हमारे बच्चे नोट्स देखे होंगे, तो सारे के सारे पहले बताएं क्लासिफिकेशन बताएं, 17 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के थे। पूरे पेपर में 17 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के थे। 17 के 17 क्वेश्चन एज इट इज तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे। जहां तक कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो नोट्स में नहीं है, सारे क्वेश्चन नोट्स में अवेलेबल थे। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे, है ना। जैसे आइसोमर वाला, कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर वाला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटेड था, 10 आइसोमर कैलकुलेट करना था, है ना, C4H9O का। तो इस वजह से पेपर ओवरऑल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ड्यू टू कैलकुलेशन। और पिछले काफी दिनों से ये आदत भी थी बच्चों को कि पेपर, पिछले कई सालों से पेपर, नीट का पेपर इतना इजी आ रहा था कि वो इजी लग रहा था पेपर, है ना। और उस वो मान के हम लोगों ने पेपर स्टार्ट किया, इसलिए अभी हम लोग अनकंफर्टेबल पोजीशन में लग रहे होंगे, हो सकता है ना। तो इसको लेके परेशान नहीं होना है। पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट था। हम ये कहें, अगर क्लासिफिकेशन करें तो ऑर्गेनिक के 17 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के थे और 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के थे। ऑर्गेनिक के जो 17 क्वेश्चन थे उसमें से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे जो थे जिनमें सोचने की जरूरत थी, अच्छा खासा सोचना था। बाकी के कुछ क्वेश्चन इजी थे। अगर पूरी केमिस्ट्री का हम क्लासिफिकेशन करें इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ओवरऑल केमिस्ट्री के लगभग लगभग 19 क्वेश्चन जो ऐसे थे जिनको आप डिफिकल्ट बोल सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं। मतलब 19 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं, जिसमें 15 तो ठीक ठाक डिफिकल्ट थे, 14-15 क्वेश्चन ठीक ठाक डिफिकल्ट थे। बाकी इजी क्वेश्चंस भी थे। इजी क्वेश्चन हम कह ले 19 क्वेश्चन इजी थे, या 11 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। तो 11 मॉडरेट लेवल के थे, 19 इजी थे और बाकी 15 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे जिनमें हमें सोचने की जरूरत थी। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं केमिस्ट्री के पेपर से और देखते हैं सॉल्व करके वन बाय वन कि कैसे पेपर हमारा हमको अप्रोच करना था और कितना पेपर में क्या लॉजिक लगाया था, है ना। जैसे पहला वाला देखो, पहला वाला तुम लोगों को पता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एस्टर का रिडक्शन कर रहे हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है NaBH4, तो NaBH4 तो हमको पता है नहीं करता है, NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन की करता है। H2PD भी हमारा रिडक्शन करके अल्कोहल बनाता है। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल बना देता है, और इसमें हमने लिखवा रखा है डाइबॉल H, है ना। तो ये हमारा क्या करता है, रिडक्शन करता है और रिडक्शन करके क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड। तो पहले वाले का ऑप्शन जो हमारा आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो इसमें भी कंफ्यूजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और Al, अगर किसी को कंफ्यूजन होगी डाइबॉल H वाले में कंफ्यूजन होगी, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, एज इट इज नोट्स में था। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है एसिडिटी ऑर्डर। तो एसिडिटी ऑर्डर हम कैसे देखते हैं, H प्लस निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं, H प्लस निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं। हमको पता है, देखो अगर फॉर्मिक एसिड है तो ये, अगर हम H प्लस निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। अगर हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में H प्लस निकालेंगे तो C डबल बॉन्ड O माइनस नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। अगर हमारा यहाँ देखो, इसमें थोड़ा सा एक देखना होगा कि स्ट्रक्चर कैसे लिखी हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्ट्रक्चर लिखने में ही आपको कंफ्यूजन हो जाती है। और यहाँ पे ये H प्लस निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और लास्ट वाले में टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। तो अगर हम चारों का केस देखते हैं तो चारों के केस में हमको पता है इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये यहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है। हमको देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करते हैं, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है H प्लस निकालने के बाद, H प्लस का निकलना उतना ज्यादा आसान होता है। और H प्लस का निकलना जितना ज्यादा आसान होगा, कंपाउंड एसिडिक भी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया हमारा, फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर ये हमारा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, फिर 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो हमारा ऑप्शन बन रहा है, देखो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, 2 मिथाइल एसिटिक, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड और 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्लियर। बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके का तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, तो ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता तुम लोगों का, है ना। मतलब आंख बंद करके भी ये क्वेश्चन कर सकते थे।
इतना क्वेश्चन हम लोग इस तरीके के एसिडिटी बेसिसिटी के इतने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन, एज इट इज जितना थोड़ा सा पढ़ाया जाता है उसमें से भी ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बोला है हमको पता है कि डिटेक्शन करते हैं, मतलब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है, तो उसके लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं उसमें सोडियम मेटल डालते हैं, फ्यूज करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमको पता है किसमें कौन कौन सा हम डिडक्ट करते हैं, हेलोजन डिडक्ट करते हैं, कार्बन डिडक्ट करते हैं, नाइट्रोजन डिडक्ट करते हैं, सल्फर डिडक्ट करते हैं, है ना। तो ये तीनों हमारे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में काम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए, जिसी को लेसैग्नी टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये वाला हमारा कोई अलग सी रिएक्शन दे दी, यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा दे रहा है ना। तो ओवरऑल ये वाला रिएक्शन हमारा नहीं आएगा, तो हमको ये बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है, गलत होने के चांसेस 0% है। अगला देखो, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ये देखो तो क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, के की वैल्यू हमारी दी हुई है यहाँ पर। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 0.03 सेकेंड, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल। इसका मतलब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हमको पता चल रहा है, ये रेट कांस्टेंट से हम देख सकते हैं। तो ये अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें हमको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी जो आ रही है, जिसको हम ए बोल सकते हैं, वो आ रही है 7.2, और फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स जो आ रही है वो आ रही है 0.9। तो अगर ये फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन आ रहा है जहां पर तुमको देखो द रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या के क्या होती है, 1/t log a बाई a माइनस एक्स। तो 1/t log a बाई a माइनस एक्स रखते हैं, के की वैल्यू अब हमको t फाइंड करनी है, तो t की वैल्यू हमने रख दिया, t इज इक्वल टू हो गया 1/k log a अपॉन a माइनस एक्स, और 1/k की वैल्यू दी हुई है 0.03, और log a की वैल्यू हमारी दी हुई है यहाँ पर 7.7, और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.9, है ना। तो ओवरऑल इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आ रहा है वैल्यू वो आ रहा है 69.3 सेकेंड। इसे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, सीधे वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। कोई भी केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों को इस तरीके का प्रैक्टिस कराया गया है ऑलरेडी। अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला ये देखो ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। पहले हम फिजिकल और ऑर्गेनिक करते हैं, उसके बाद फिर हम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है। ये देखो क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ कंपाउंड है, कंपाउंड में पूछ रहा है देखो एल्काइल हैलाइड है, अंडरगोज SN2 रिएक्शन, यहाँ पे Cl है, और यहाँ भी हमको पता है, देखो ध्यान से, हमको जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट देखते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले बेटर लिविंग ग्रुप, है ना। आयोडीन हमको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट किस में ज्यादा होती है, Ri में ज्यादा होती है, RBr में ज्यादा होती है, फिर RCl, फिर RF, है ना। तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप रहता है उतना अच्छा SN2 रिएक्शन होती है। क्लियर है। तो हमको पता है यहाँ आयोडीन है, आयोडीन का निकलना आसान हो गया, बेटर लिविंग ग्रुप है। फिर उसके बाद क्लोरीन का, तो इसका मतलब यहाँ पर ये दिस क्या लिखा हुआ, ब्यूटाइल आयोडाइड दिया हुआ है, ब्यूटाइल आयोडाइड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। एब्सोल्युटली सही स्टेटमेंट है, बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। एब्सोल्युटली आयोडीन क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप, हमको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। तो I माइनस निकल रहा है, I माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। I की साइज बड़ी होती है, I की साइज बड़ी होगी तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। रेडी। अगला देखो, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद देखो ये इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम फिजिकल और ऑर्गेनिक देखते हैं, ठीक है। ये दोनों इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन देखो, ये इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक, यहाँ से आ गया ऑर्गेनिक, है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमारा दिया हुआ बोल रहा है विच बेंजीन किसमें प्रोडक्ट में नहीं बनेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज ए प्रोडक्ट, है ना। तो अब देखो बेंजीन डाइजोनियम, अब यहाँ पे देखो हमको पता है बहुत ही वेल नोन इक्वेशन, एल्काइन है, एल्काइन को रेड हॉट ट्यूब से पास, एथाइन को रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं, बेंजीन बनता है। यहाँ डाइजोनियम क्लोराइड है, H2O के साथ हीट करते हैं तो फिनॉल बन जाता है, याद होगा ये क्वेश्चन, है ना। ये एज इट इज ही दो तरीके लगवाया गया है कि H2O के साथ वार्म करते हैं तो फिनॉल बन जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। पर आगे हम देख लेते हैं, हमको पता है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नीचे वाला दिया हुआ है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में जब हमारा ये होता है हीट करते हैं तो हमको पता है कोई भी CO2 होता है रिलीज हो जाता है और बेंजीन बन जाता है। रेडी। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे N हेक्सेन है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हमको पता है ये भी बेंजीन बनाता हुआ लिखा हुआ क्वेश्चन है एज इट इज। तो एज इट इज ये भी क्वेश्चन एज इट इज नोट्स में लिखा हुआ है।
ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोल, ये देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया है ना, जिसमें जो मैं बोल रहा हूँ ट्रिकी क्वेश्चन या बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है एज कंपैरिजन, क्योंकि वो थोड़ा सा सोचने का था। जैसे ये बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है हाउ मेनी प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाना है हमको, तो हमको मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं। तो ध्यान से देखो, अगर हम देखते हैं पहला ये हमारा कंपाउंड दिया हुआ है CH3, और यहाँ पे CH, अगर हम मोनोक्लोरिनेशन की बात करें, एक बार क्लोरीन यहाँ लग जाएगा तो एक प्रोडक्ट यहाँ ये बन गया। ये क्लोरीन यहाँ लगने के साथ साथ क्लोरीन यहाँ भी लग सकता था, और जब यहाँ क्लोरीन लगता है तो हमको पता है यहाँ कायरल सेंटर जनरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन CH3 और ये बड़ा ग्रुप है ना, और कायरल सेंटर जनरेट होगा तो हमको पता है इसकी दो कन्फिग्रेशन आएगी, R और S। तो इसके अगर यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे तो कायरल सेंटर कन्फिग्रेशन आ जाएगी R और S। एक ये हो गया। तीसरा देखो कंपाउंड, ये देखो यहाँ पे अगर हमारा कार्बन है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे हमारा लग जाएगा क्या, Cl, अगर यहाँ लगा दे तो यहाँ आ जाएगा CH2 CH3। देखो एक ये भी बन सकता है। अब देखो ये Cl अगर हम यहां लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखना, यहीं पर बच्चों ने मिस्टेक करके 5 आंसर करके चले आए होंगे, क्योंकि टाइम कम रहता है तो उस समय थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। देखो बहुत ही ध्यान से समझना है, यहां पे ये जो Cl लग रहा है, जब यहां पे Cl लग रहा है तो ये वाला सेंटर कायरल हो जा रहा है। यहां पे जब Cl लग रहा है तो ये वाला सेंटर कायरल हो जा रहा है। देखो इधर CH3, इधर CH2 CH3, इधर हाइड्रोजन और इधर CH2 Cl, और जैसे ये वाला कायरल सेंटर कायरल हुआ, तैसे इसके दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, R और S, है ना। अब बस काउंट कर लो, यही एक मिस्टेक हुई होगी कि बच्चे 4 करके से 5 करके आ सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे पकड़ में आ गया कि यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे एक ये 2 3 4 5 और एक ये वाला 6, एक ये 2 ये 3 ये 4 स्ट्रक्चरल, और यहाँ पे देखो 2 स्टीरियो, तो टोटल 6 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और लिखा हुआ है तुम्हारे पेपर में भी आ चुका है, कितनी बार मैं पूछ चुका हूँ इस क्वेश्चन को, टेस्ट में भी इसको कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया होगा। अगला हमारा देखो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो फिजिकल का, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है एंथैल्पी पूछ रहा है, ठीक है। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba2 प्लस, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba2 प्लस इज, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन दिया हुआ है -216 किलो कैलोरी पर मोल। स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है, फिर BSO4 का दिया हुआ है, BSO4 सॉलिड बनाने का दिया हुआ है -4.6 किलो कैलोरी। तो तुमको तीनों इक्वेशन लिखना पड़ेगा इसके लिए। और तीनों इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, पहला वाला हमारा इक्वेशन देखो, पहला हमारा इक्वेशन लिखते हैं Ba, हम 3 इक्वेशन लिखेंगे। पहले में BaSO4 बनाएंगे, Ba प्लस Ba सॉलिड प्लस सल्फर प्लस O2, 2O2, और ये बनाता है BaSO4। दूसरा हमको पता है SO4 2 माइनस बनाने के लिए हमको यूज होगा S प्लस 2O2, और 2 इलेक्ट्रॉन लगने के बाद SO4 2 माइनस, ये इक्वेशन तुम लोगों को याद होगी। और यहाँ पे Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनाता है हमारा BaSO4। इन तीनों के लिए डेल्टा H की वैल्यू दी है, तुम्हें क्वेश्चन फाइंड करना है। फाइनल इक्वेशन Ba गिव्स आउट Ba2 प्लस, Ba गिव्स आउट Ba2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर तुमको अलग अलग तीनों की एंथैल्पी दी हुई है, इसकी दी हुई है -349 किलो कैलोरी, इसकी दी हुई है वैल्यू एंथैल्पी की -216 किलो जूल किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी दी हुई है, कितनी दी हुई है, हाँ -4.5 किलो कैलोरी, -4.6 किलो कैलोरी, है ना। तो ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर हम देखो इसको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। और अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 349 माइनस, अब ये माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -216 -4.6, है ना, माइनस में -4.6, ये -4.6 दी हुई है, -4.5। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है रियल वैल्यू -125.5 किलो
किलो कैलोरी पर मोल, है ना। तो इसका आंसर आता है -129.5 किलो कैलोरी पर मोल। देखो अगला हमारा दिया हुआ ये क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी कैसा होता है, तो ह्यूमिडिटी हमको पता है, वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है गैस में, तो ह्यूमिडिटी हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड इन गैस। और हमारा अलॉय क्या आ जाएगा, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर होता है। इसी तरह हमारा अमलगम क्या होगा हमारा, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होगा। और एलॉय क्या होगा, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर होगा। स्मोक क्या होगा, लिक्विड इन गैस होगा। ठीक है, रेडी। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, ठीक। तो मिला लेते हैं हम इसका इसका ह्यूमिडिटी हमारा क्या आ गया, एक सेकेंड, ह्यूमिडिटी हमारा आ गया लिक्विड इन गैस। अगला हमारा क्या है, एलॉय। एलॉय एलॉय मतलब सॉलिड इन सॉलिड, अमलगम मतलब सॉलिड इन गैस, और स्मोक मतलब लिक्विड इन गैस। ऑप्शन मिला लेना, ठीक है। अगला हमारा देखो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, फोर्थ, नहीं ह्यूमिडिटी, ऑप्शन देख लेना। ह्यूमिडिटी लिक्विड इन गैस, ए का 2 बी का एलॉय, एलॉय सॉलिड इन सॉलिड, बी का 1 सी का 4 फिर डी का 3 डी का 3, नहीं मिस्टेक हो रहा है, स्मोक सॉलिड इन गैस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा 4, है ना। मिला लेना ऑप्शन। अगला देखो हमारा, देखो कार्बन सॉलिड है 2H2 के प्रेजेंस में CH4 गैस बना रहा है। इसमें डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव में दी है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव में दी है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। और जब भी एक्सोथर्मिक होता है तो हमको पता है रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होती है, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है ना। प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा स्टेबल बनता है क्योंकि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाने लगती है। तो इसका मतलब हमारी इन दोनों में देखो, अगर यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी, और हमको पता है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू दी है, और डेल्टा ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, बहुत ध्यान से देखना है इसमें, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू ये होती है, ठीक। तो हमारे डेल्टा एच की वैल्यू ये जो दी हुई है 74.8, ये है डेल्टा एच की वैल्यू, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला हमारा देखो, अब बोल रहा है शुगर एक्स अब बता रहा है कि इसमें से जो शुगर है वो किस में पाया जाएगा। क्लियर है। तो इसमें देखो ध्यान से इसको देखना है। बोल रहा है शुगर एक्स इज फाउंड इन हनी, हनी में शुगर पाया जाता है। तो हमको पता है हनी में कौन कौन सा शुगर पाया जाता है भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। तो अभी के पहले ऑप्शन से पता चल रहा है हमको, या तो ग्लूकोज होगा या तो फ्रक्टोज होगा, है ना। दूसरा बोल रहा है इट इज ए कीटो शुगर, ये कीटो शुगर होगा। तो हमारा ग्लूकोज हो गया, हाँ तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तुरंत जैसे हमारा ग्लूकोज को एलिमिनेट किया, हमारा आंसर आ गया फ्रक्टोज। पर आगे भी हम देख लेते हैं, हमको पता है फ्रक्टोज अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो CH2 वो OH जाके अटैक करता है O पे, और अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनाता है। ऊपर से हमको ये भी पता है फ्रक्टोज ऑलवेज लिवोरेटरी होता है। तो यहाँ से तुम्हारा ये ऑप्शन एकदम कंफर्म हो जाता है कि हमारा क्या आएगा आंसर। तो अगर इसमें से किसी को एक दो भी पॉइंट याद होते तो उसका सही आंसर होता, तो आंसर गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम थे, और यहाँ पे हमारा डी फ्रक्टोज बन जाता। अब ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था जिसको मोस्ट ऑफ बच्चों ने छोड़ दिया होगा, है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। बोल रहा है टोटल पॉसिबल आइसोमर पूछ रहा है, दिए गए कंपाउंड में टोटल पॉसिबल आइसोमर पूछ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है C4H8O की साइक्लिक ईथर, बहुत ध्यान से देखना है, साइक्लिक ईथर बनाना है हमको C4H8O के। देखना है C4H8O के साइक्लिक ईथर बनाने हैं। तो हमको पता है इसकी DBE तो 1 आ गई, तो DBE 1 आ गई, या तो ये एक रिंग बन सकती है या तो एक डबल बॉन्ड बन सकता है। और साइक्लिक ईथर बनाना है तो ये तो कंपल्शन है कि हमारा हमको रिंग बनानी पड़ेगी। क्लियर। तो इसकी DBE 1, एक ये बन गया स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, हमारा एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है। देखो इसमें थोड़ा सा ये कोई भी कैलकुलेट करेगा तो एक दो स्ट्रक्चर भूलने के चांसेस रहेंगे, ऑब्वियस सी बात रहेंगे, ठीक है।
तो इसको अगर किसी ने स्किप किया होगा तो कोई बात नहीं, पर टाइम लगता है इसको कैलकुलेट करने में। तो यहाँ से देखो हमको पता है ऑक्सीजन बना, ये भी साइक्लिक ईथर है, ये तो हमारा एक ईथर बन गया, ये एक ईथर ये बन गया। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, जैसे तुमने ये स्ट्रक्चर बनाई ना, तैसे तुमको यहाँ पता चलता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे रूट रास्ते अलग है। हमको पता है ना कि सबसे पहले हम कैसे अलग करते हैं कायरल सेंटर देखने के लिए। तो इसका मतलब कि ये कायरल सेंटर हो जाता है। और जैसे ही ये कायरल सेंटर होता है तैसे हमको पता है इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है, R और S। तो यहां से इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है। अब इसके बाद हमारा ये 5 मेंबर की रिंग बनाया, 5 मेंबर के बाद 4 मेंबर की रिंग बनाया। 4 मेंबर में हमारी कितनी रिंग बन सकती है, DB1 है। तो 4 मेंबर में हमको पता है एक रिंग ये बन गई, तो एक ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप हमारा यहां से यहां हो सकता है। ध्यान से देखना, जब मिथाइल ग्रुप यहां से हो सकता है तब ये कायरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रास्ते हमारे क्या हो गए, सेम। अगर ये दोनों रास्ते सेम हो गए तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें एक ही स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये दो हमारा 4 मेंबर वाली रिंग बन गई है ना। तो दो जैसे 4 मेंबर वाली रिंग बनी, इसी तरह 3 मेंबर वाली भी साइक्लिक ईथर पॉसिबल है। 3 मेंबर, देखो बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 3 मेंबर वाली अगर साइक्लिक ईथर पॉसिबल है, तो हमको पहला देखो यहाँ पे हम इथाइल ग्रुप लगा सकते कि नहीं, है ना। और जैसे इथाइल ग्रुप लगाया तैसे यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो गया। देखो फिर यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे देखो कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एक और कायरल सेंटर जनरेट हो गया। रेडी। जैसे कायरल सेंटर जनरेट होगा तैसे इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन बनने लगेंगे, R and S। माथा घूमा। तो यहाँ पे दो कायरल सेंटर बना, दो कॉन्फ़िगरेशन बनने लगी। अब देखो, अब ये मिथाइल, जहाँ इथाइल लगाने की जगह मिथाइल भी लगा ही सकते हैं ना। तो अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हमने मिथाइल लगाया तो ये एक ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से देखना है। और जैसे ये वाली स्ट्रक्चर बनी, बहुत इसको यही सबसे ट्रिकी था, है ना। ये पार्ट तुम लोगों से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी कि जैसे ये बनी तो हमको पता है यहाँ देखो कार्बन है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद एक और कार्बन है, फिर यहाँ पे CH3 है। तो देखो ध्यान से, ये वाला रास्ता अलग है, ये वाला रास्ता अलग है, यहाँ पे तो CH3 ग्रुप है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये वाला क्या है, कायरल सेंटर है। क्या है ये, कायरल सेंटर। अब देखो कायरल सेंटर है तो इसका R भी आ सकता है, S भी आ सकता है। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है कार्बन, कार्बन के साथ CH3 है, यहाँ पे है ऑक्सीजन और यहाँ पे है CH3, है ना। ध्यान करो, ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने के बोला, तो यानी कि ये भी कायरल सेंटर है। तो दो कायरल सेंटर आ गया। अब तुमको देखना है इसमें से कौन कौन सी, अब प्रोबेबिलिटी लगाना है, क्योंकि ये सिमेट्रिक एंड हो गया। देखो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। यहाँ से तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तो सिमेट्रिक एंड हो गया। अब देखना है कि कौन कौन सा कन्फिग्रेशन बनाना है, बन सकता है। तो हमको प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा। मतलब ये R बन सकता है, ध्यान से देखो, ये R बन सकता है, तो हो सकता है ये भी R बन जाए, है ना। एक चांसेस ये हो गया। दूसरा चांसेस, ये R बन सकता है, तो हो सकता है ये वाला S हो जाए। फिर देखो, अगर ये वाला S करेंगे और ये वाला R करेंगे तो बात तो सेम ही हो जाएगी ना। इसको पलट के देखेंगे तो अलग चीज थोड़ी ना है, वो तो सेम ही है। यानी कि ये SR वाला नहीं होगा, ये तो एक ही है ना। फिर देखो इसी तरह ये अगर S हो सकता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी S हो सकती है ना। तो इसमें टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, और 3 स्टीरियो आइसोमर से इसको बोलेंगे 3 आइसोमर बन रहे हैं, है ना। अभी देखो इसमें एक और ट्रिक अभी इसमें एक और बन रहा है कि अगर ये हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा 2 मिथाइल ग्रुप है, ये भी बन सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन जिसने छोड़ दिया होगा टाइम की वजह से, हो सकता है वो बच गया हो, है ना। मतलब कैलकुलेट तो पूरा ही करना था। तो टोटल अब गिनो बैठ के, एक तो यहाँ दिख रहा है ना, दूसरा 2 और 3, तीसरा यहाँ 4, यहाँ 5 और 6, यहाँ 7, 8, 9 और ये 10। तो टोटल कितने बनेंगे, 10। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, या सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कह लो। टाइम टाइम के हिसाब से बहुत टाइम लगता है सोचने में। अगला हमारा क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ रहा है 10। तो इसका आंसर हमारा है 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर दिस रिएक्शन
A gives reversible to P. The backward rate constant is higher than forward rate constant given by factor 2500 at 1000 केल्विन। बहुत ध्यान से देखना है, ये रिएक्शन है, इसमें बोल रहा है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। तो अगर बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, तो अब देखो हमको एक इक्वेशन पता है कि अगर ये ए और टू बी है तो हमको बैकवर्ड ज्यादा है फॉरवर्ड से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर हम देखें के एफ अपॉन के बी का रेशियो, अगर हम देखें के एफ अपॉन के बी का रेशियो जो दे रहा है, बोला फॉरवर्ड ज्यादा है बैकवर्ड से, कितना ज्यादा है 2500, फैक्टर से कितना है 2500। क्या लिखा है फॉर द रिएक्शन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, मतलब 2500। इसका मतलब आरबी जो होगा ये ज्यादा होगा 2500 के डिफरेंस से, किससे आरएफ से। इसका मतलब के बी ज्यादा होगा हमारा 2500 के डिफरेंस से, क्या 2500 के डिफरेंस से के एफ से। तो अगर हम देखें के एफ बाई के बी क्या होगा हमारा, के एफ बाई के बी क्या होगा 1/2500। अगर के एफ बाई के बी हमारा 1/2500 होगा तो हमको पता है इक्विलिब्रियम पर रेट कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू क्या होता है के एफ बाई के सी। तो यानी कि ये क्या आ गया हमारा 2500। और हमको एक इक्वेशन पता है के पी इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन था, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन जी। तो के सी की वैल्यू रख देंगे 1/2500 और आर और टी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है हमको पता है यहाँ पे 0.0831 0.080831। टेम्परेचर दिया हुआ हमारा यहाँ पर, कितना टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 केल्विन। 1000 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा एन का हमको देखो ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में, तो 2 - 1 तो ये भी आ गया 1। तो इसको जब केपी, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन आता है कि केपी की वैल्यू आती है 0.33 सेकंड। ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद सॉल्व कर लेना है ना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ गया हमारा 0.033। रेडी, केपी की वैल्यू आ गई 0.033। अगला हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3। पहला हमारा रेडिएशन हो रहा है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में। सेकंड रेडिएशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब रेडिएशन हो रहा है n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 6 तक, है ना। तो अब इसकी वेवलेंथ का रेशियो बताना है हमको। पता है वेवलेंथ का रेशियो क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इससे तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से देखना है कि अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हमको बताना क्या है, रेशियो बतानी है। और रेशियो में बताने वक्त हमको ये ध्यान देना है, इक्वेशन लिख के 1/λ से हमको अगर इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट बार पहली बार पूछा है लेमडा 2 to 3 पूछा है। लेमडा 2 to 3 जब ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, अगर हम ये देख रहे हैं तो ये हमारा आर एच की वैल्यू आ रही है। आर एच की वैल्यू 1/n1² माइनस 1/λ इज इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। और इसी तरह 1/λ2 बाई मतलब 4 to 6 पूछा है ना। लेमडा 4 to 6 पूछा है, n इज इक्वल टू 4 to 6, n इज इक्वल टू 4 to 6 आ जा रहा है। तो इसका आर एच इज इक्वल टू n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम। तो 1/λ अगर हम देखेंगे 1/λ n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 3 अपॉन, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करना चाहें तो 1/λ 4 to 6 इज इक्वल टू आर एच की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है देख लेना है। आर आर एस से आर एस तो वैसे भी कट जाएगा, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 अपॉन हमारा आ जाएगा, कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर तुम्हारा आता है 1/4 आंसर, है ना। सॉल्व कर लेना एज इट इज, तुम्हें सिर्फ सॉल्व करने की जरूरत है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, तो इसका आ जाएगा आंसर 1/4। अगला देखो मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है लेमडा एम
ऑफ 0.005 मोल लीटर इनवर्स। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा टिपिकल लग सकता है तुम्हें, है ना, कि इसमें बोला है मोलर कंडक्टिविटी दी है लेमडा लेमडा एम इज इक्वल टू 0.05 मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक वीक एसिड इज 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज एक्सटेंडेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो हमको एक चीज पता है, देखो ध्यान से, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। अब देखो इसमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन दी हुई है, बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, दिया हुआ है 349.6 प्लस ये हमारा कितना दिया हुआ है 50.4, 50.4 ये आ गया 400, और तुमको वैल्यू दी हुई है मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 90। तो 90 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 90/400। 90/400 को सॉल्व कर लेना, वैल्यू हमारी जो आंसर है वो आ जाएगा, कितना आया 90/400। सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली 2.25 0.225, मतलब ये 0.225 इजीली है, सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो इजी था एज कंपेरिजन टू अदर क्वेश्चन। अब अगला ये देखो, ये बोल रहा है 5 मोल ऑफ लिक्विड, बहुत ध्यान से देखना, 5 मोल ऑफ लिक्विड x एंड 10 मोल ऑफ लिक्विड y मेक ए सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर 70 टॉर, है ना। एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका वेपर प्रेशर है 70 टॉर, पहला। अगला देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर x एंड प्योर y इज 63 एंड 78 टॉर रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग डिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल x दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल y दिया हुआ है, ठीक है, पहला नंबर ऑफ मोल x दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल y दिया हुआ है। साथ में तुम ये क्वेश्चन में देखो कि इसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर x और प्योर y का भी दिया हुआ है। तो हमको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वल्स टू होता है P1 x1 प्लस P2 x2, है ना, जहाँ x1 x2 मोल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लो, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लो। उसके बाद देखो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है वो वेपर प्रेशर एक्चुअल से कितना डिफरेंशिएट आ रहा है ना, क्या जो सॉल्यूशन दिया है उससे ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है ना। इसका मतलब कैलकुलेटेड अगर ज्यादा आ रहा है तुम्हारा या कैलकुलेटेड कम आ रहा है, उससे तुम बताते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा आंसर। तो अभी देखो, नेक्स्ट देखो, इसमें हमारा दिया हुआ है वेपर प्रेशर, हमको देख लेना, n1 की वैल्यू दी है, n ऑफ x दिया हुआ है 5, n ऑफ y दिया हुआ है हमारा 10। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा, x ऑफ x यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ x आ जाएगा 5/5 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 5/50। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ y क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 10/5 प्लस 10 यानी कि 10/15। ये हमारा दो मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमको पता है जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2। वैल्यू रख देना, ये है 5/x1 5/15, और P1 की वैल्यू दी हुई है इसमें हमारी 63, और इसी तरह x2 की वैल्यू जो दी हुई है सॉल्व करने पर देख लेना है, x2 की वैल्यू आ गई 10/15, और इसमें P2 की वैल्यू जो दी हुई है या P2 की दी हुई है 78। इसको हम जब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा 20.79, सॉल्व कर लेना 20.79, और ये आया 51.48 अप्रॉक्स। तो ये आया हमारा लगभग 72.83। अब देखो ध्यान से, रियल वेपर प्रेशर क्या है, रियल वेपर प्रेशर ये जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम है। तो इसका मतलब हमारा कैसा डेविएशन शो करेगा, राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राउट लॉ से कैसा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्लियर है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, विल शो नेगेटिव डेविएशन, है ना, द सॉल्यूशन विल शो नेगेटिव डेविएशन। रेडी, तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे हमारा बोल रहा है 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 है। इसमें बताना है चू एमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एटम बताना है। तो नंबर ऑफ एटम दो तुम्हें बताना है, तो नंबर ऑफ एटम बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको देखना होगा कि कितने मोल्स है,
तो मोल्स ऑफ Na2CO3 में मॉलिक्यूलर हम क्या करते हैं, हमको पता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो नंबर ऑफ, हम जब जब देखेंगे इसमें वेट दिया हुआ है 212 ग्राम, तो अगर वेट 212 ग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें अगर वेट 212 ग्राम दिया हुआ है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मतलब ये आ जाएगा 212 अपॉन 106, तो ये आ गया 2 मोल। अब 2 मोल Na2CO3 है, इसमें टोटल कितने एटम है, देखो Na 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, टोटल कितने एटम हो गए 6। तो 2 मोल में 6 एटम, तो हमारा अगर देखो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या आ जाएगा, 2 इंटू कितना है नंबर ऑफ मोल इंटू टोटल एटम कितने प्रेजेंट है 6 इंटू Na, हमको पता है Na की वैल्यू, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें 2 इंटू Na आ गया। इसी तरह देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O में, तो N2O में नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है इसका, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 248, तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 248, तो हमारा अब इससे 62 से डिवाइड करेंगे, 62 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल कितना आ गया इसमें देखो, 248 में 62 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल आ गया 4। इसमें टोटल कितने का एटम है, 2 1 3, तो 4 3 12, तो इसमें भी 12 बनने, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 12 बनने। यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ H2 है, तो टोटल 12 ग्राम ऑफ, अगला देखो ये 240 ग्राम ऑफ NaOH है, तो 240 ग्राम ऑफ NaOH है, तो 240 Na, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ 40, तो टोटल नंबर ऑफ मोल हमारा आ गया 4। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल हमारा 4 आ गया तो हमको इसमें देखना है, कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू कितने, कितने इसमें एटम है 1 2 और 3, कितने हैं 1 2, अच्छा सॉरी ये 6 हो गया, बहुत ध्यान से देखना था, यहाँ पे क्या आ गया 6, तो 6 इंटू 3, और यहाँ पे क्या आ गया Na, तो यानी कि यहाँ पे 18 Na आ गया। यहाँ पे मॉलिक्यूल सेम नहीं है, एटम सेम नहीं है। यहाँ पे देखो इसमें बोल रहा है 12 ग्राम ऑफ H2, एब्सोल्युटली यहाँ पे सेम आ गया, क्योंकि हमको पता है H2 का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 2 और हमारा 12 ग्राम दिया हुआ, तो टोटल मोल आ गया 6, एटम 2 हैं और Na आ गया। तो हमको यहाँ से देखो, हमको आगे वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो इसमें हमको देखो H2 वाला हमारा सेम मिल गया, Na2O वाला हमारा सेम मिल गया टोटल नंबर ऑफ एटम, और Na2CO3 वाला सेम एटम मिल गया। बाकी तुमको डी वाला देखने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें एज इट इज कैलकुलेट कर लेना है। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, ए बी और डी। आंसर हमारा आ रहा है इसमें ए बी और डी। रेडी, अगला देखो क्वेश्चन। ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम लोग बाद में देखने, ये देखो कितना चुटकुला टाइप सवाल, कितनी बार क्लास में बताया गया है ना, कि यहाँ पे पूछ रहा है इफ द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, तो हमको ये याद है ना, ये अगर तुम लोगों से मैं अक्सर रटता हूँ कि अगर हमारा ये कंपाउंड है ए, हमको सपोज किया ए से जा रहा टी हाफ के बाद बन रहा है बी, तो हमको पता है अगर 100 है तो टी हाफ के बाद कितना बचता है 50, फिर टी टू हाफ के बाद कितना बचता है 25, फिर टी थ्री हाफ के बाद कितना बचता है, इस तरह से करते हैं टी 99.9 पे कितना बचता है 10 टी हाफ के बराबर होता है। कितनी बार बताया गया, हालांकि इसको कैलकुलेट कर सकते हो ए बाई ए माइनस एक्स से, टी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लगा सकते हैं टी इज इक्वल टू 1/k log ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है, तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये तो सबसे रटा हुआ क्वेश्चन था और पूरी केमिस्ट्री का सबसे इजी क्वेश्चन भी था। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया 10 टी हाफ। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, दे बोले द रेडियस ऑफ, ये क्वेश्चन देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट फॉर हीलियम एंड लिथियम प्लस 2r। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन देखना है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का, हीलियम और उसके लिए रेडी, हीलियम और लिथियम प्लस 2 के लिए। तो बहुत ध्यान से देखो, इसको हमें अब सॉल्व करने पड़ेगा। यहाँ पे आर एच की वैल्यू दी हुई है, आर एच की वैल्यू दी हुई है, और तुमको एनर्जी भी बताना है और रेडियस भी बताना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर हमको दिया हुआ एनर्जी ऑफ रेडिएशन बताना, तो हमको पता है एनर्जी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए सबसे पहले एनर्जी कितना होगा, एनर्जी हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस आर एच, इज इक्वल टू माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे अब देखो पहला आइटम कौन सा दिया हुआ है हमारा, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, और एन की वैल्यू तो हमको पता है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी 2। तो आर एच की वैल्यू तुम्हारी इसमें कितनी दी हुई है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, आर एच की वैल्यू दी है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। अब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा इनटू 2 का स्क्वायर बटे n का n, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट n, और z की वैल्यू हीलियम के लिए, हीलियम +1 के लिए
हीलियम प्लस वन की बात करें, जेड की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो अगर देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, -8, 4, 4 8 को 32, 2 3, हंसी लगा 3, 3 और 4 3 7 मतलब 7, और 4 2 8, 8 पॉइंट -8.72 इंटू 10⁻⁸ आ गई हमारी एनर्जी फॉर हीलियम एटम, है ना। और एनर्जी फॉर हीलियम एटम अगर इतनी आई तो हमको पता है रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ए इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और इसमें वैल्यू देख लो कितनी दी हुई है, ए जीरो की वैल्यू दी हुई है 552.9, एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू हमें पता है एन, और जेड की वैल्यू हमारी है 2। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर बाई 2। और इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 50, कितना दी हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 52.9, ए की वैल्यू दी हुई है 252.9, तो एन की वैल्यू इसको बाई 2 से डिवाइड करने पर हमारा अप्रोक्सीमेटली 26.52। तो इसका रेडियस आ गया 26.52। इसी तरह हमारा अगला दिया हुआ है लिथियम प्लस टू का। लिथियम प्लस टू का अगर हम देखेंगे एनर्जी, तो ई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आर एच की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁸। जेड की वैल्यू अब इसमें क्या हो जाएगी, 3, और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के बारे में ही बात कर रहा है तो 3 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हमारी ई की वैल्यू क्या आ गई, 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.18 से, तो इंटू 9, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी नॉट 72 के 7, 72 के 2 हासिल के 7 9 7 63 9 9 7 9 7 16 18 19, अप्रोक्सीमेटली 19.62 इंटू 10⁻⁸। इसी तरह हमको इसका हीलियम एटम के लिथियम प्लस टू के लिए अगर हम फाइंड कर रहे हैं हम ई जीरो की सॉरी रेडियस की वैल्यू, तो इसके लिए ये देखो 52.9 आ गया, और हमको पता है एन की वैल्यू तो 1 है और जेड की वैल्यू 3 है। इसे सॉल्व किया तो अगर हम 52.9 को हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा आता है 17.63, 17.63। तो देखो हीलियम के लिए जो हमारा ये थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। लिथियम प्लस टू के लिए जो एनर्जी आ रही है वो हमारी आ रही है -19.62, और इंटू 10⁻⁸, और रेडियस की वैल्यू आ रही है 17.63। इसी तरह हीलियम प्लस के लिए रेडियस की वैल्यू एनर्जी की वैल्यू आ रही है -8.72 इंटू 10⁻⁸, और रेडियस की वैल्यू आ रही है 26.52। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो अगला इसका ऑप्शन ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा, ऑप्शन हमारा कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन तुम्हें खुद बैठा लेना है ना। तो इसमें सही आंसर क्या आ रहा है, देखो लिथियम के लिए कितनी आई थी 19.62, रेडियस कितना आया था 17.6, लिथियम के लिए कितना आया था, हीलियम प्लस के लिए कितना आया था -8.72, और हीलियम प्लस के लिए रेडियस कितना आया था 26.4 पिकोमीटर, है ना। तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ गया, ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, यहाँ देखो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ई मार्क विट है, किसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहा है, और जब भी हम नॉन पोलर को बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हीट दे के तोड़ते हैं ना। और हमको पता है कि जितना छोटा बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, क्योंकि हम फ्री रेडिकल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड को तोड़ रहे हैं एनर्जी देके, है ना। तो जितना छोटा बॉन्ड होगा बॉन्ड को टूटना उतना ही मुश्किल होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा आएगी। छोटा बॉन्ड कब होता है हमको पता है, परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है ना। तो अब हमको पता है sp है, sp2 है, sp3 है, तो sp वाले का हमको पता है बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, तो इसका मतलब डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारा 2, ये sp हाइब्रिडाइजेशन में है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 213। रेडी, 213 ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। अब अगला देखो हमारा डाल्टन्स लॉ। अब ये तो बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। हमको पता है ये एटॉम और गैस दोनों को एक साथ ट्रीट नहीं करती, तो मतलब लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम हमारा डाल्टन्स एटॉमिक लॉ को फॉलो नहीं करेगा, है ना। ये तो हमको पता है ये तीनों फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत सबसे इजी क्वेश्चन था, मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया ना पहले ही पेपर में कि केमिस्ट्री के पेपर में टोटल मान लीजिए कि 11 या 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, 11 क्वेश्चन मॉडरेट कह सकते हैं, और 15 ही क्वेश्चन लगभग अप्रोक्सीमेटली 15-16 क्वेश्चन जो थे डिफिकल्ट थे, है ना। मतलब ओवरऑल पेपर मॉडरेट टाइप का था। तो ये हमारा यही कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इजी, मैं इजी की कैटेगरी में इसको डालता हूँ।
क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि कौन सा, अब ये एक सीधे देखोगे एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है, एनसीईआरटी में चार्ट जैसे जैसे इसको अरे हाँ, यहाँ पे इसको डिजीज कैलकुलेट करना है कि कौन से कौन सा डिजीज होता है। तो हमको पता है, सबसे पहले देखो इसमें नॉर्मल हमको जानते हैं विटामिन डी की मदद, विटामिन डी के डिफिशियंसी से क्या होता है, रिक्टस होता है। विटामिन बी12 से एनीमिया सीधा, विटामिन बी2 से बिटा चियोलोसिस, और विटामिन बी6 से कन्वल्सन, है ना। तो ये वाला हमको ऑप्शन बैठ कर लेना है। ए से आएगा 4, ए से 4, तो ऑप्शन आ रहा है ए से 4। डी का आ रहा है 3, डी का 3, ए का 4, डी का 3, सी का 1, सी का 1, और बी का और डी का 2, डी का 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ। तो इसका आंसर हमारा आ गया फोर्थ। अगला देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन। अब इसका देखो स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको देखने, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, तो एन इथाइल एमाइन। तो एन इथाइल एमाइन हमारा कैसा दिखता है देखो, अगर एन इथाइल इथेनामाइन बहुत सेकेंडरी अमाइन हो गया, हमको पता है बेसिसिटी ऑर्डर में 2 1 3 आता है ना। तो पहला है एन इथाइल इथेनामाइन, मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2, और यहाँ पे है NH, यहाँ पे आ गया CH2 और CH3। ये बात कर रहा है, हमको पता है सेकेंडरी अमाइन इज ऑलवेज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे बात कर रहा है इथेनामाइन, इथेनामाइन तो हमारा प्राइमरी अमाइन हो गया, CH3 CH2 और NH2, है ना। अगला देखो हमारा बेंजीनामाइन है, बेंजीनामाइन मतलब एनिलीन की बात कर रहा है ये। और एनिलीन की जैसे बात किया, हमको पता है बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर, किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो एनिलीन हमारा, इसका लोन पेयर किस में आ गया हमारा, रेजोनेंस में। अगला हमारा देखो दे रहा है कि बेंजाइल, क्या लिखा है अगला, सॉरी एन मिथाइल एनिलीन, ओके, पहला सी अगला दिया हुआ है एन मिथाइल एनिलीन, और उसके बाद दिया हुआ है हमारा सिर्फ एनिलीन, जिसको बेंजीनामाइन बोल रहा है। तो अब इसमें तुमको सही ऑप्शन देखना है। यहाँ पे देखो सेकेंडरी है, सेकेंडरी है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल है। और अगर लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक हुआ, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है तो कंपाउंड ज्यादा बेसिक हुआ है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, यहाँ से इधर से CH3 प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहा है, पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। और जब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, तब वो डोनेशन के लिए अवेलेबल कम बचा, और डोनेशन के लिए अवेलेबल कम बचा तो बेसिक कम हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये वाला हमारा सबसे ज्यादा बेसिक हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब इस वाले में देखो, यहां से प्लस आई इफेक्ट तो लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो नाइट्रोजन के पास इसकी कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसकी कंपैरिजन में लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है डोनेशन के लिए, तो सबसे ज्यादा बेसिक हमारा ये आ गया। तो आंसर हमारा आ गया देखो, एन इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन, एन मिथाइल एनिलीन और बेंजीनामाइन। तो आंसर आ गया 79 में 1। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, है ना। अब इसमें बोल रहा है दिए गए कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कौन है, नहीं कौन नहीं करेगा, सॉरी, ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कौन नहीं करेगा। हमको पता है ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कौन कौन करता है, ब्रोमीन वाटर है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिशन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा, रेडी। यहाँ पे देखो एनिलीन है, एनिलीन Br2 वाटर के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाता है, याद होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो, कितनी बार कराया क्वेश्चन में। अब देखो साइक्लोहेक्सेन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है ना। तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हो गया, ये ब्रोमीन वाटर के डिकलराइज नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पे फिनॉल है, हमको पता है फिनॉल भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बना देता है ना। तो बहुत ही, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जितने भी क्वेश्चन है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे जो पढ़ाए नहीं गए, टाइम की कंजम्पशन की वजह से, टाइम की कमी की वजह से हो सकता है आपसे क्वेश्चन गलत हो गए हो, पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो पढ़ा हुआ नहीं था, है ना। अगला देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HBr के एडिशन रिएक्शन कर रहा है, तो HBr का जो एडिशन होता है, तो हमको पता है बेंजोइल परऑक्साइड, मतलब परऑक्साइड के केस में कर रहा है एडिशन। तो परऑक्साइड के केस में अगर HBr का एडिशन करेगा, तो हमको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ हिसाब से एडिशन होगा। तो देखो इससे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा Br,
और जब यहाँ पे बी आर आता है तो के सी एन हमारा क्या लगाता है, सी एन, ए जी सी एन, एन सी। तो के सी एन किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, के सी एन किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे आ जा रहा है सी एन। और Cn का अगर हम रिडक्शन करते हैं, सोडियम और इथेनॉल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, वो Cn को किसमें बदलता है, CH2NH2 में। ठीक है, तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा, CH2NH2 में। यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा NH2। तो हमारा ये ऑप्शन आ गया क्या, सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये तुम लोगों को याद होगा कि अगर मैंने जब तुम लोगों को सेपरेशन ऑफ बता रहा था, प्यूरिफिकेशन पढ़ा रहा था, तो एक ही एक एग्जांपल लिखवाया था, बोला था कि यही एग्जांपल आएगा और वही एग्जांपल आया, है ना। कितनी बार ये बोला गया था, है ना। तो एज इट इज एक ही एक एग्जांपल लिखवाया था, वही एग्जांपल था नोट्स में, इसमें पेपर में, है ना। तो ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा, किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, है ना। यहाँ पे देखो सी एच क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म एनिलीन है, तो क्लोरोफॉर्म हमको पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री से ज्यादा होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब इसको हम डिस्टिल करके अलग कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से। तो इसका मतलब हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन से। अगला देखो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हमको पता है सारे एल्केन ही होते हैं, है ना। तो इसका मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद करो वो लंबा लंबा कर देते थे हम कॉलम, फ्रैक्शनल कॉलम, है ना। तो इसको हम किससे अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं ना। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर दिया। ग्लिसरॉल हमने ये भी बता रखा था, ग्लिसरॉल जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, 262 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, उसको बॉयल करना मुश्किल होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसका वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं। हम वैक्यूम पंप लगा के अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसका मतलब ग्लिसरॉल को हम कैसे कर सकते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अगर अगला हमारा एनिलीन वाटर मिक्सचर, एज इट इज एनिलीन हमको पता है वाटर वोलेटाइल कंपोनेंट है। वाटर वोलेटाइल कंपोनेंट होने के साथ साथ एनिलीन पे हमको पता है कि वाटर वोलेटाइल है, तो उसको हम क्या कैसे कर सकते हैं, वाटर के प्रेजेंस में अलग कर सकते हैं, है ना। लास्ट टेस्ट में एक क्वेश्चन भी था इस यही एज इट इज एनिलीन और वाटर वाला, है ना। उसमें था कि कितना डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, तो वाटर से कम रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, तभी एनिलीन को हम बॉयल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला हमारा आ गया डी वाला, आ गया स्टीम डिस्टिलेशन। तो ऑप्शन मिला लेने का, ऑप्शन नहीं मिला रहा हूँ, ऑप्शन तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ मिलाने के लिए। हमारा क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा, ए का आएगा 4, बी का आएगा 3, सी का आएगा सी का आएगा 1 और डी का आएगा 2, है ना। इजी क्वेश्चन। यहां पे देखो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन सिस ट्रांस आइसोमर्स। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हलवा है, यहाँ देखो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में कौन एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हमको पता है सिस ट्रांस कैसे दिखा सकता है। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन आ गया तुम्हारा आंसर, हमको पता है ना यहाँ पे। ये हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म 6 मेंबर रिंग तक हमारे कौन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं, तो हम इसका बता सकते हैं सिस और ट्रांस, है ना। तो ये हमारा सिस और ट्रांस दिखा देगा। पेंटवनीन हमको पता है, पेंटवनीन तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा नहीं सकता, दोनों यच है। अगला हमारा है 2 मिथाइल हेक्सटूइन, 2 मिथाइल हेक्सटूइन, डबल बॉन्ड देख के सोचने नहीं लग जाना है, 1 2 3 4 5 और 6, और 2 मिथाइल हेक्सटूइन, 2 मिथाइल हेक्सटूइन। तो देखो डबल बॉन्ड पे 2 CH3 ग्रुप आ गए, अगर 2 CH3 ग्रुप आ गए तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, अगला हमको दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइज इन 3 स्टेप। फॉस्फोरिक एसिड हमको पता है ना, फॉस्फोरिक एसिड कैसे आयोनाइज होता है 3 स्टेप में, हमको पता है। अगर फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर यहाँ पे OH OH OH, है ना। तो ये Ka होता है, एक H प्लस निकलेगा, एक H प्लस निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज है, तो इसकी Ka की वैल्यू ज्यादा आती है। और Ka की वैल्यू फिर दूसरा Ka2 क्या है, एक और H निकल जाता है, तो यानी कि H2PO4 हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। तो जिस तरीके से फिर इसके साथ एक और H, यहाँ से एक और H निकालना, तो वो K3 हो जाता है। तो हमको पता है टोटल अगर हम बात करते हैं रेट को, टोटल अगर रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो तीनों को जोड़ देते हैं ना। तो तीनों को जोड़ देंगे तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3।
और k इज इक्वल टू k1 इंटू k3 आएगा, और इसका लॉग लेंगे तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए। तो ऑप्शन ए सही आ रहा है। हमको पता है H3PO4 है, एक H प्लस का निकालना ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा इजी होगा एज कंपेरिजन टू 2H या 3H, है ना। तो इसका मतलब एसिडिटी का ऑर्डर भी हमारा क्या आता है कि अगर हमारा बोलेंगे ना H3PO4 इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस और H2PO4 2 माइनस, है ना, क्योंकि एक H के बाद दूसरे H को निकालना मुश्किल होता जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही आ रहा है। और अगर हमको पता है रेट कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली अगर एसिडिटी ज्यादा होगी ये इसको निकालना ज्यादा आसान होगा, तो रेट कांस्टेंट भी इसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3। ये तो फालतू इक्वेशन लिखा है। तो हमारा यहीं से ऑप्शन बन गया ए, बी और सी हमारा सही आंसर। अगला देखो हमारा, ये देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो, थोड़ा ध्यान से इसको समझना है, ठीक, कि इसमें क्या आंसर आ सकता है। तो यहां पर देखो N2 प्लस O2 है, गिव्स आउट 2NO। N2 और O2 मिलकर 2NO बना रहे हैं। तो अब इसमें देखना है डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है A प्लस में 180.7, 180.7 प्लस में दी हुई है। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई, एंडोथर्मिक। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई तो हमको पता है अगर यहां पर एंडोथर्मिक हो गई मतलब रिएक्शन को हमको हायर टेम्परेचर देंगे, तो हायर टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। और अगर हायर टेम्परेचर देंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, हायर टेम्परेचर देंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो इसका मतलब कि हमको देखो ध्यान से, लोअर टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। यहाँ पे हायर टेम्परेचर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ N2 बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ O2 बढ़ाएंगे तो भी रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट देखो, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो अगला बोला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड विद एनिलीन, है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय एनिलीन। तो यहाँ पर देखो benzene diazonium chloride is prepared by the reaction of aniline with nitrous acid at 273 Kelvin to 278 Kelvin. It decomposes easily in dry state, है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, हमको पता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो एनिलीन का हम क्या कर देते हैं, HNO2 की प्रेजेंस में डालते हैं तो डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोला है इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन इज डिफिकल्ट, हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद KI। एब्सोल्युटली सही बात है ना। इसीलिए हम बेंजीन, आयोडोबेंजीन बनाना है तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। पहले उसका डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे NaNO2HCl डाल के, उसके बाद हम आयोडोबेंजीन बनाएंगे। रेडी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन भी ट्रिकी था, बहुत बच्चों ने गलती कर दी होगी, और वो छोटी सी गलती होगी, ध्यान नहीं दिया जाएगा। कि अभी देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है CH3MgBr, तो CH3MgBr दिया हुआ, हम ये कंपाउंड फिर से बना लेते हैं और इस रिएक्शन को देखते हैं कि हमारा ये लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और फिजिकल का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे हमारा एक रिएजेंट दिया हुआ है, यहाँ पर पेपर है, ये हमारा दिया हुआ है CO CH2 CH2 CN, CH CO CH2 CH2 CN, ऐसा है, COCH2CH2CN, ये ऐसा दिया हुआ है। इसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ करा रहा है, CH3MgBr के साथ करा रहा है। तो हमको पता है अब ये CH3MgBr एक्सेस में दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे ही एक्सेस में दिया है, बाद में हाइड्रोलिसिस करा रहा है ना। पहले ये एक्सेस में दिया हुआ, बाद में हाइड्रोलिसिस करा रहा है, यानी कि कहने का मतलब कि पहले CH3 माइनस MgBr है तो CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा यहाँ पे, और C ट्रिपल बॉन्ड यन दोनों पे अटैक करेगा। C ट्रिपल बॉन्ड यन है, इस पे अटैक करेगा एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो क्या बनाएगा देखो ध्यान से, यहाँ पे आ गया हमारा O माइनस और यहाँ आ गया CH3, साथ में देखो यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड N, यहाँ आता है CH3NH, हमको पता है इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ आ जाता है HHO और यहाँ आ जाता है OH। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है ये, यहाँ आ जाता है OH, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि हाइड्रोलिसिस बाद में कर रहा है तो इसलिए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा। सही ऑप्शन हमारा आ जाएगा ये, क्योंकि पहला रीजन ध्यान देना, ये दोनों अगर ये मिटा के लिखा होता ना, ये मिटा के लिखा होता तो हम पहला ऑप्शन टिक कर देते, पर ये मिटा के नहीं लिखा हुआ इसलिए हम ये वाला ऑप्शन
हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड। तो इसका ऑप्शन आ गया सेकंड, है ना। तो इसका ऑप्शन आ गया सेकंड, है ना। तो मेरा नाम अभय पांडे, और मैंने ये अभी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल वाला सेक्शन कंप्लीट किया। इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन निश्चित सर लेंगे, है ना। फिर हाँ जी। ઓકે, ચાલો. ઓર્ગેનિક અને ફિઝિકલના ક્વેશ્ચન અભય સરે કરાવી આપ્યા છે. મારું નામ ડૉક્ટર નિશિત ચુડાસમા છે. હવે આપણે ઇનઓર્ગેનિકના જે કાંઈ ક્વેશ્ચન છે એ આપણે એક પછી એક જોઈ લઈએ ફટાફટ. ઓકે, બાકીની બધી માહિતી અભય સર દ્વારા તમને મળી જ ગઈ છે, એટલે આપણે સીધા ક્વેશ્ચન્સ પર જ આવીએ છીએ અને એને સોલ્વ કરીએ છીએ. ઓકે, પહેલેથી શરૂ કરીએ. જ્યાં જ્યાં ઇનઓર્ગેનિકના ક્વેશ્ચન છે એ આપણે સોલ્વ કરતા જઈશું. ઓકે, ચાલો. 46, 47, 48, ઓકે, 49 હજી સુધી નથી. 40 પછી 50. ઓકે, આ 50 થી શરૂ થશે. ઓકે, 50 માં શું છે? A hypothetical diatomic molecule with bond order 0 is quite stable. और जहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 0 रहता है, ओके, वो સ્ટેબલ નહીં રહેતા. ઠીક છે, એટલે કે જ્યાં આગળ બોન્ડ ઓર્ડર 0 હોય એ અનસ્ટેબલ છે ને. તો અનસ્ટેબલ છે એનો મતલબ પહેલું સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ ખોટું છે. ઓકે, એ સ્થાયી નથી પણ કેવું છે? અસ્થાયી છે. સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે અ બોન્ડ ઓર્ડર ઇન્ક્રીઝિસ, બોન્ડ લેન્થ ઇન્ક્રીઝિસ. તો બોન્ડ ઓર્ડર જેમ વધશે, બંધ ક્રમાંક જેમ વધશે એમ બોન્ડ લેન્થ ડિક્રીઝ થાય છે. એટલે સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ પણ અહીંયા આગળ ખોટું છે. ઓકે, એટલે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ બંને સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા આગળ છે ખોટા, એટલે કે બોથ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર ફોલ્સ. તો સાચો આન્સર આવશે આપણો ડી. ઓકે, નેક્સ્ટ જે છે એક ક્વેશ્ચન આવે છે, out of the following complex compounds which of the following compounds will have minimum conductance in solution. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે પણ કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ આપ્યા હોય ત્યારે કન્ડક્ટન્સ જે છે એ કન્ડક્ટન્સ ક્યાં વધારે હોય? જ્યાં કાઉન્ટર આયન્સ વધારે હોય, અને જ્યાં કાઉન્ટર આયન્સ ઓછા હોય ત્યાં કન્ડક્ટન્સ કેવું હોય છે? ઓછું હોય છે. ઓકે, તો સીધું નજર આપણી કાઉન્ટર આયન પર જવી જોઈએ. કાઉન્ટર આયન અહીંયા આગળ જે છે એ કેટલા છે? 3 છે. અહીંયા 1 છે, અને આ બંનેમાં 0 છે. એટલે અહીંયા આગળ જો આપણે કોઈ સિલેક્ટ કરવાનો આવે ક્વેશ્ચન તો સી અથવા ડી માંથી એક કરવાનો આવે. પણ જ્યારે પણ અહીંયા ટાઈપિંગ એરર જેવું લાગે છે, કેમ કે કોબાલ્ટ ઉપર +3 ચાર્જ હોવો જરૂરી અહીંયા આગળ એના કોમ્પ્લેક્સમાં. એટલે અહીંયા આગળ Cl2Cl હોઈ શકે, અહીંયા Cl2 હોઈ શકે. મે બી અહીંયા પોસિબલ છે કે ટાઈપિંગ એરર છે કોઈ પણ પ્રકારની. તો આપણા એ રીતે જોવા જઈએ તો સાચો આન્સર બને છે સી. ઓકે, સાચો આન્સર બને છે સી. અને જો એને કન્સિડર કરશે તો ડી પણ આપણો સાચો આન્સર બની શકે. એટલે અહીંયા આગળ સી અથવા ડી માંથી કોઈ પણ એક, અને વધારે એપ્રોપ્રિએટ જો ગણવું હોય તો સી આન્સર આપણો વધારે એપ્રોપ્રિએટ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આગળ વધીએ ઇનઓર્ગેનિક ક્વેશ્ચન્સમાં. ઓકે, તો અહીંયા આગળ શું છે? ફોલોઈંગ કમ્પાઉન્ડ્સ માટે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ સાવ એટલે સાવ ઇઝીએસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આ. ઓકે, ઇઝીએસ્ટ ક્વેશ્ચન. અહીંયા આગળ પોટેશિયમ ઉપર +1 ચાર્જ આવશે. અહીંયા આગળ ઓક્સિજન ઉપર શું આવશે? -1 ચાર્જ. ઓક્સિજન, ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજન. તો આની ઉપર -1 હોય, આની ઉપર -1 ચાર્જ આવે છે, એટલે કે +1 -1. હવે એવું એક જ ઓપ્શન છે, એટલે કે સી ઓપ્શન આપણો સાચું. અહીંયા સલ્ફર ઉપર +6 ચાર્જ આવે છે H2SO4 માં. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો અહીંયા આગળ જ્યારે ક્વેશ્ચનમાં પૂછે છે, ટેબલના ફોર્મમાં છે ક્વેશ્ચન, અને એમાં પૂછ્યું છે એક જગ્યાએ પ્રોસેસનું નામ આપ્યું છે ને એની જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ શું આપ્યું છે? એના રિએજન્ટ્સ અથવા તો કેટાલિસ્ટ અહીંયા આપેલા છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં હેબર પ્રોસેસ. હેબર પ્રોસેસ આપણને ખ્યાલ છે એ એમોનિયા બનાવવા માટેની પ્રોસેસ છે. તો ત્યાં આગળ શું? તો કે Fe એઝ અ કેટાલિસ્ટ તરીકે યુઝ થાય છે. વોકર પ્રોસેસમાં પણ સેમ એની સામે જે PDCl2 આપ્યું છે એ જ યુઝ થાય છે. વિલ્કિન્સન એટલે કે રોડિયમ વાળો કોમ્પ્લેક્સ છે એ પણ એની સામે છે. એટલે જે કાંઈ આપ્યું છે એમાં કાંઈ પણ આપણે મહેનત કરવાની જરૂર નથી, સીધા જોડેલા જ આપેલા છે. ઓકે, એટલે આન્સર આપણો એ ની સામે 1, બી ની સામે 2, સી ની સામે 3 અને ડી ની સામે 4. એ જ રીતે અહીંયા આગળ આન્સર આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે,
લાઈક નાઇટ્રોજન ધેટ કેન ફોર્મ એમોનિયા આર્સેનિક કેન ફોર્મ આર્સાઇન. ઓકે, એટલે કે જેમ નાઇટ્રોજન એમોનિયા બનાવી શકે છે, આર્સેનિક આર્સિન બનાવી શકે છે. ઓકે, તો એ સાચું છે. જેમ કે નાઇટ્રોજન નું હાઇડ્રાઇડ એટલે શું છે NH3, એ જ રીતે આર્સેનિક નું હાઇડ્રાઇડ AsH3 એટલે કે આર્સિન બને છે. એટલે પહેલું સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે. બીજું સ્ટેટમેન્ટ શું છે, એન્ટીમની પેન્ટોક્સાઇડ બનાવતું નથી, તો એ સ્ટેટમેન્ટ ખોટું છે. Sb2O5 બને છે. ઓકે, તો આ વિધાન બીજું ખોટું છે, વિધાન પહેલું સાચું. સ્ટેટમેન્ટ 1 ઇઝ કરેક્ટ, સ્ટેટમેન્ટ 2 ઇઝ ઇનકરેક્ટ. એટલે કે પહેલું વિધાન સાચું અને બીજું વિધાન ખોટું. એ ઓપ્શન આપણો સાચો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. ફેરોમેગ્નેટિઝમ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એક્સ્ટ્રીમ ફોર્મ ઓફ ફેરોમેગ્નેટિઝમ. એટલે કે લોહ ચુંબકત્વ જે છે એ ખૂબ વધારે અનુચુંબકત્વ હોય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ, લોહ ચુંબકત્વ. તો પહેલું સ્ટેટમેન્ટ એ રીતે સાચું ગણાય. ઓકે, તો ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ કરેક્ટ. પહેલું સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે. Cr+3 આયનમાં અને Nd+3 આયનમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન, Cr+2 સોરી, અને Nd+3 માં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન છે. હવે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા Cr+2 એટલે D4 થાય, Cr+2 એટલે D4 થાય, એટલે એની અંદર 4 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હાજર રહેશે. અને એ જ રીતે Nd+3 જ્યારે તમે એને કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો એની અંદર 3 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન આવશે. ઓકે, 4f4 6s2, તેમાંથી તમારે 3 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાના. 6s માંથી 1 જશે, 4f માંથી 1 જશે, એટલે વધશે કેટલા, 3. તો અહીંયા વિધાન બીજું જે છે એ ખોટું બનશે. એટલે કે વિધાન બીજું જે છે એ ખોટું છે. ઓકે, એટલે વિધાન 2 ખોટું, વિધાન 1 સાચું. એટલે કે અહીંયા આગળ આન્સર આપણો બનશે 1. ઓકે, નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. ઓકે, હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે. હાઇબ્રિડાઇઝેશન સીધું સિમ્પલ આપણે ગણવાનું આવશે. ઝેનોન માટે 8, 8 એટલે શું, 8/2, 4, 4 એટલે sp3, 4 એટલે sp3. અહીંયા આગળ છે 8 + 2 10, 10/2 5, 5 એટલે શું થાય, sp3d. 8 ને 4 12, 12/2 6, 6 એટલે શું થાય, sp3d2. અને અહીંયા 8 અને 6, 8 અને 6 14, 14/2 7, 7 એટલે sp3d3. ઓકે, તો sp3d3 આ રીતે આપણને આન્સર આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ્સ આપ્યા છે 5, એમાંથી આપણે નક્કી કરવાના છે કે કયું સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ સાચું છે. ઓકે, કયા સ્ટેટમેન્ટ સાચા છે. કે ગેલિયમનું ગલનબિંદુ ખૂબ જ ઊંચું છે, તેનાથી વિપરીત સિઝિયમનું ગલનબિંદુ નીચું છે. આ સાવ ખોટું સ્ટેટમેન્ટ. ગેલિયમને આપણે હાથમાં રાખીએ તો પણ પીગળી જાય એવી ધાતુ છે. ઓકે, તો ગેલિયમનું ગલનબિંદુ ક્યારે ઊંચું હોય નહીં. એટલે કે પહેલું સ્ટેટમેન્ટ ખોટું. પાઉલિંગ માપક્રમ અનુસાર નાઇટ્રોજન અને ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતાનું મૂલ્ય સમાન નથી. ખોટું, સમાન છે. બંનેના વિદ્યુત ઋણતા કેટલી છે, 3 છે. ઓકે, ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ જે છે Ar K+, Cl- Ca+2 અને S-2 આ બધા સમ ઇલેક્ટ્રોનિક. સાચું, સમ ઇલેક્ટ્રોનિક. બધામાં 18 ઇલેક્ટ્રોન બને છે. જો આર્ગન તો 18 જ છે, પોટેશિયમ 19 અને +1 ચાર્જ એટલે 18 થઈ ગયું. પછી Cl- તો એ 17 + 1 એટલે 18. તો એ રીતે બધામાં 18 ઇલેક્ટ્રોન બને છે, એટલે બધા સાચા. એટલે કે સી ઓપ્શન આપણું સાચું થાય છે. સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોનની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીના સાચો ક્રમ સિલિકોન, એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ. અહીંયા ખોટું છે. મેગ્નેશિયમ જે છે એ એલ્યુમિનિયમ કરતાં વધારે હોય, મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ કરતાં વધારે છે, એટલે આ ક્રમ ખોટો છે. લિથિયમ અને રૂબિડિયમ કરતાં સિઝિયમની પરમાણુ ત્રિજ્યા વધારે છે. સાચું જ છે. લિથિયમથી નીચે જતા જઈએ સિઝિયમમાં એની ત્રિજ્યા વધતી જાય, ડાઉન ધ ગ્રુપ ત્રિજ્યા વધે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. તો કયા કયા સ્ટેટમેન્ટ સાચા છે, સોરી, સી અને ઈ. તો સી અને ઈ વાળો ઓપ્શન કયો છે આપણો, ડી ઓપ્શન જે છે એ સાચો આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે નીચે આપેલામાંથી કયા અનુચુંબકીય છે. અનુચુંબકીય કયા કયા છે આપણે જોવાનું. તો કે NiCl4-2, NiCl4-2 માં Ni+2 હોય છે. Ni+2 એટલે D8 છે, અને આ વીક ફિલ્ડ લિગેન્ડ્સ છે, એટલે કે ત્યાં આગળ કોઈ પેરિંગ નહીં થાય, એટલે કે અહીંયા અનુચુંબકીય હશે. એટલે કે એ તો અનુચુંબકીય છે. અહીંયા આગળ Ni ઉપર 0 ચાર્જ છે, D8 4s2 છે, પણ અહીંયા બધા જ સ્ટ્રોંગ ફિલ્ડ હોય એટલે એ બધા 4s ના ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જતા રહેશે, 3D માં. એટલે આ પેરામેગ્નેટિક નથી,
એ ડાયામેગ્નેટિક છે. ઓકે, પછી આવે છે NiCN4. તો અહીંયા પણ સ્ટ્રોંગ ફિલ્ડ છે, તો અહીંયા પેરિંગ થઈ જાય એટલે આ હોય પ્રતિચુંબકીય. અહીંયા વીક ફિલ્ડ છે અને Ni+2 માં છે એટલે આ સાચું હોય છે. તો કે આની અંદર પણ આપણને અનુચુંબકત્વ જોવા મળે છે. અને અહીંયા આગળ Ni0 છે અને સ્ટ્રોંગ ફિલ્ડ છે એટલે આ પણ કેવું હોય, પ્રતિચુંબકીય હોય. એટલે A અને D આપણા સાચા આન્સર છે. એટલે કે ઓપ્શન A આપણું સાચું બને છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. ઓકે, સામે દર્શાવેલ ગુણધર્મો માટે સાચો ક્રમ આપણે જોવાનો છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલા દ્વિધ્રુવ ચાક માત્ર ડાયપોલ મોમેન્ટ આપી છે. તો ડાયપોલ મોમેન્ટ માટે જોઈએ H2O વધારે છે, સાચી વાત. NH3 એની કરતાં ઓછું અને CHCl3 એના કરતાં પણ ઓછું છે. એટલે પહેલો ક્રમ સાચો ઓર્ડર આપ્યો છે આપણને. બીજું છે મધ્યસ્થ પરમાણુ પર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. તો અહીંયા XeF4 માં કેટલા હોય, 2 તમને લોન પેર જોવા મળે છે અબંધકારક. XeO3 માં જોઈએ તો એક જ તે લોન પેર હશે અને XeF2 માં કેટલી હોય તો કે 3 લોન પેર હોય. ઓકે, અહીંયા આગળ 3 લોન પેર બને છે એટલે કે આ ઓર્ડર આપણી માટે ખોટો છે. પછી બંધ લંબાઈ જોઈએ તો OH ઇઝ ગ્રેટર ધેન CH, તો ત્યાં જ ખોટું પડી ગયું. ઓકે, CH વધારે હોય OH કરતા, એટલે B અને C આ બંને તો ખોટા છે, તો D સાચું હોય છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ હા, અહીંયા ટ્રિપલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ, સિંગલ બોન્ડ આ પણ સાચું છે. ઓકે, તો A અને D સાચા. અહીંયા આગળ A અને D સાચા છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. નીચે આપેલ સંકીર્ણ વડે અવશોષિત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈનો સાચો ક્રમ. અવશોષિત ક્યાં વધારે હોય, જ્યાં સ્ટ્રોંગ ફિલ્ડ જોડાયેલું. સ્ટ્રોંગ ફિલ્ડ જોડાય ત્યાં સ્પ્લિટિંગ વધારે થાય. સ્પ્લિટિંગ વધારે થાય ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનને નીચેથી ઉપર આવવા માટે વધારે ઉર્જાની જરૂર પડે. વધારે ઉર્જા, તરંગ લંબાઈ ઓછી. ઓકે, તો અહીંયા આગળ શું છે, સૌથી વધારે સ્ટ્રોંગ ફિલ્ડ છે CN. તો અહીંયા આગળ તરંગ લંબાઈ સૌથી ઓછી. એનાથી પછી આવે NH3, એટલે કે એનાથી ઓછું સ્ટ્રોંગ છે NH3, તો એનાથી થોડીક વધારે તરંગ લંબાઈ જોવા મળશે આપણને. એમાં તો સૌથી વધારે B હોય, સોરી સૌથી ઓછું B હોય, પછી A આવે. એવો એક જ ઓપ્શન છે આપણી પાસે, D. ઓકે, તો આ બેને જ તે તમે કમ્પેરિઝન કરીને જવાબ સુધી પહોંચી શકો. તો અહીંયા આગળ સાચો જવાબ આવશે D. ઓકે, અને આમાં પણ આપણે જો જોવું હોય તો અહીંયા બંને જગ્યાએ H2O છે, પણ અહીંયા કેટલા છે 6, અહીંયા કેટલા છે 4. તો અહીંયા વધારે ઉર્જા હોય, વધારે ઉર્જા એટલે ઓછી તરંગ લંબાઈ, ને અહીંયા ઓછી ઉર્જા એટલે અહીંયા વધારે તરંગ લંબાઈ. તો એમ પણ આ સેટ થઈ જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ. ઓકે, અહીંયા આગળ થોડીક મિસ્ટેક થવાના ચાન્સ છે, કેમ કે એ મિસ્ટેકને લઈને એક ઓપ્શન પણ આપેલું છે. ઓકે, તો એ કઈ રીતે આપણને જોવા મળે છે એ જોઈએ. તો કે અહીંયા આગળ પૂછ્યું છે કે મુખ્ય સમૂહના તત્વો, મુખ્ય સમૂહ એટલે S અને P. ઓકે, S અને P પ્રતિનિધિ તત્વો જે છે એ બધા જે છે એ મુખ્ય સમૂહના તત્વો ગણાય. તો અહીંયા આગળ છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જ્યાં એડ થાય એ સમૂહનો આપણે તત્વ ગણીએ તો એ હિસાબે જોઈએ તો અહીંયા S બ્લોક એલિમેન્ટ છે. પણ અહીંયા આગળ જો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન D માં જાય છે તો આ D બ્લોક એલિમેન્ટ થયું. એ જ રીતે અહીંયા આગળ છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન P માં એડ થાય તો આ P બ્લોક એલિમેન્ટ છે. અહીંયા ભૂલ થવાના ચાન્સીસ છે, કેમ કે અહીંયા S1 જોઈને આપણને એમ લાગે કે S નું મેમ્બર છે, પણ આ છે કોપર. કોપર છે એટલે કયું તત્વ થઈ ગયું, D બ્લોક એલિમેન્ટ થશે. અને પછી આવે છે અહીંયા આગળ S2, એટલે કે આ S બ્લોક એલિમેન્ટ છે. એટલે કે આપણી પાસે A અને E અને C આ 3 હોય એ આપણો સાચો ઓકે આન્સર બનશે. ઓકે, નહીં સોરી, ઈ પણ ન થાય, કેમ કે અહીંયા આગળ D2 છે, એટલે અહીંયા સોરી આ પણ કેમાં છે D બ્લોકમાં, એટલે આ પણ નહીં હોય. એટલે A અને C વાળો જ આપણો સાચો આન્સર બને છે. એટલે A અને C સાચો આન્સર છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ. ઓકે, 87મો ક્વેશ્ચન છે કે આ સીધું આપણે સોલ્ટ એનાલિસિસનો ક્વેશ્ચન બને છે, અને સોલ્ટ એનાલિસિસમાં ખ્યાલ આવે છે કે જેમ ગ્રુપ છે ને એની બાજુમાં એના તત્વો આપ્યા છે, આયન્સ આપ્યા, રેડિકલ આપ્યા છે, એ આપણે ખાલી મેચ કરવાના છે. ઓકે, તો સીધા અહીંયા મેચ કરતા જઈએ તો કઈ રીતે મેચ થશે, તો PB જે છે એ પહેલા ગ્રુપમાં આવશે. ઓકે, Mg જે છે એ છઠ્ઠા ગ્રુપમાં આવશે, એલ્યુમિનિયમ ત્રીજા ગ્રુપમાં આવશે અને કોબાલ્ટ ચોથા ગ્રુપમાં આવશે. તો એના રિલેટેડ જે આન્સર થતો હોય એ આપણે સિલેક્ટ કરવાનો આવશે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. આ બેઠો ક્વેશ્ચન છે, ટેબલમાંથી તમને મળી જશે ચાર્ટમાં. ઓકે, તો બસ ઇનઓર્ગેનિકના ક્વેશ્ચન અહીંયા આગળ પૂરા થાય છે. ઓકે, 13 ક્વેશ્ચન હતા ઇનઓર્ગેનિકના, જે તમે કહી શકો કે ઇઝી હતા. 1-2 ક્વેશ્ચન કહી શકાય કે જે મીડિયમ લેવલના છે. ઓકે, થેન્ક યુ.